हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। एंड आज के टॉपिक का नाम है, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कल हमने देखा था कि इंटरफेरेंस क्या था, और वो थॉमस यंग का वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट जो कि बताता है कि किस तरीके से दो वेव इंटरफेयर करती हैं। ओके, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट को हम देखेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बच्चों, इसमें डबल स्लिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक वेव फ्रंट को दो स्लिट इसमें इस्तेमाल, एक मतलब ऐसा कुछ कह लीजिए जैसे कि कल मैंने बताया था कि वेव फ्रंट को डबल स्लिट की मदद से तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, वेव फ्रंट डिवीजन, इस वजह से इसको डबल स्लिट कहा जाता है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए, ये आपके पास सोर्स है कोई, ठीक है ना, ये आपके पास सोर्स है। अब आपने ये सोर्स से रेज निकलेंगी। अब मैं जो आपके सामने बना रहा हूँ, ये जो बोर्ड पे आपको रेज दिख रही हैं, ये कैसा सोर्स है? पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स से जो रेज निकलेंगी वो कैसी होंगी? स्फेरिकल होंगी। कैसी होंगी बेटा? मतलब चारों तरफ निकलेंगी, हर तरफ से निकलेंगी। बट मैंने आपको केवल, मैं बोर्ड पे क्या दिखा रहा हूँ, जो सामने की तरफ जा रही हैं, बट इसमें ये सब हैं। तो बेटा पहले यहाँ पे एक स्लिट रखी गई, एक स्लिट रखी गई। ये स्लिट का गेट है बेटा, डोर है, डोर। ये स्लिट का डोर है। इस डोर से बेटा कुछ ही रेज, क्योंकि स्फेरिकल थी ना, तो स्फेरिकल से केवल वही रेज पास हो पाएंगी जो इसके पैरेलल होंगी, जो इसके पैरेलल होंगी। आया ना बेटा समझ में? ये पैरेलल होंगी। अब यहाँ से इसके बाद जो रेज निकली, अलग अलग डायरेक्शन में जो रेज निकली, उसमें से ये है मेन स्लिट, जैसे डबल स्लिट आप बोलते हैं। ये दूसरी स्लिट है, हाँ, ये यहाँ पे है। तो दो स्लिट यहाँ से निकलती हैं, दो स्लिट यहाँ ये रखी हुई है, डबल स्लिट, और एक रे इससे जाएगी। वैसे तो काफ़ी सारी रेज होंगी बट हम फोकस दो पे कर रहे हैं। ओके, और एक रे इस स्लिट से जाएगी, और फाइनली ये जो रेज हैं आफ्टर मीटिंग, ये किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर आकर के यहाँ पे मिलेंगी। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर आके यहाँ पे मिलेंगी, इंटरफेयर करेंगी। ये जो वेव्स हैं ये आकर के इंटरफेयर, अभी मैं रे बोल गया बट ये वेव्स हैं। ओके, ये वेव्स इंटरफेयर करेंगी, और डिपेंड ऑन कंस्ट्रक्टिव की इंटरफेरेंस होता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो कंस्ट्रक्टिव होगा तो आपको ब्राइट बैंड मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव होगा तो आपको डार्क बैंड मिलेगा। ये डायग्राम ऊपर से है, ये आपको बुक्स में देखने को मिलेगा, और ये मैं 3D में नहीं बना पा रहा हूँ, आपको बुक्स में देखने को मिलेगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। या मेरी शीट जो मैंने दी आपको उसमें देख लीजिए आप लोग, तो आपको बहुत क्लियर होगा। देख लिया बेटा? हाँ, देख लीजिए एक बार, तो उसमें बहुत बढ़िया से क्लियर हो पाएगा। जो मैंने आपको शीट दी है उसमें ये थोड़ा ऐसा बना हुआ है, उसमें थोड़ा सा विजुलाइज हो रहा है बढ़िया, तो उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। या जिन बच्चों के पास शीट नहीं है वो बुक्स में अपनी अपनी देखें, कहीं ना कहीं बना होगा जरूर। तो ये जो पहली स्लिट है बेटा, ये सिंगल स्लिट है, और ये जो दूसरी स्लिट है ये डबल स्लिट कहलाती है। इस सिंगल स्लिट का यूज केवल बीम को फिल्टर करने के तौर पे हो रहा है, कि कुछ फ्लैट बीम, मतलब एक निश्चित प्लेन की बीम ही आगे बढ़ पाए। मेन यूज इसका है। मेन यूज क्या है इसका है? अभी मैं इसको हटा दूंगा, और यदि आप इसको हटा भी देते हैं तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको यदि आप हटा भी देते हो, मेन यूज इस स्लिट का है। इसकी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आप लोगों ने देख लिया? चलो अब आगे करते हैं। ये तो इसका ओवरव्यू था, एक डायग्राम था जिससे कि आप इसको समझ सकें। अब अपन पढ़ते हैं कि इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता क्या है बेटा, कैसे ये काम करता है, कैसे अपने रिजल्ट्स आएंगे। ये देखिए बेटा कैसे, ये अपने पास सोर्स है बेटा, ये दिस इज एस सोर्स, सोर्स है। सोर्स से रेस चलेंगी। अपने पास एक डबल स्लिट ले लो बेटा, S1, पहली स्लिट थोड़ा सा ऐसे लो की, और ये दूसरी स्लिट S2। ये पहला बेटा स्लिट है S1, और ये दूसरी स्लिट है S2। ये फर्स्ट स्लिट चली बेटा, फर्स्ट रे यहाँ से चली, फर्स्ट वेव यहाँ से चली, ओके, एंड सेकेंड वेव यहाँ से चली, ठीक है ना। पहली वेव यहाँ आ गई, दूसरी वेव यहाँ आ गई। अब ये वेव जो हैं, मान लो मीडियम के किसी पॉइंट पर इंटरफेयर कर रही हैं, ठीक है ना, मीडियम के किसी पॉइंट पर इंटरफेयर कर रही हैं। ये वेव मान लीजिए ये चली गई, और ये वेव ये चली गई। ये पॉइंट P है,
और इस मीडियम के किसी पॉइंट P पर ये वेव क्या कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं। क्लियर हुआ बेटा? यहाँ से कुछ मार्जिन्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, ड्रॉ कर लो। ये सेंटर पॉइंट से हो गया बेटा, एस से लेकर के सामने वाला पॉइंट तक बेटा इसको O बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? O, ठीक है ना। दो स्लिट के बीच की दूरी को बेटा D बोलते हैं। देखो स्लिट 1 और स्लिट 2 के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बेटा? D, स्मॉल d। ओके, यहाँ से लेकर के ये क्या बेटा, यहाँ स्लिट रखी हुई है, यहाँ क्या स्क्रीन है, ये स्क्रीन है बेटा, ये जो लगी ना ये स्क्रीन है, स्क्रीन जिस पर आपको इंटरफेरेंस दिखाई देगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल दूरी को बेटा बोलते हैं कैपिटल D। सोर्स टू स्क्रीन तक की दूरी को, स्लिट टू स्क्रीन तक की डिस्टेंस को कैपिटल D बोलते हैं। ओके, ये मार्जिन भी मिला लो, ये मार्जिन भी मिला लो, ये मिला लिया, ठीक है ना बच्चे। बेटा यदि ये D है तो ये आधा कितना होगा बेटा, D/2, और ये भी हाफ वाला नीचे वाला भी कितना होगा बेटा, D/2। बेटा दो रेज, एक वेव यहाँ से चली है, एक वेव यहाँ से चली है, और दोनों वेव उस पॉइंट पर इंटरफेयर हुई हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ बेटा? नहीं हुआ? आ गया। D/2 डिस्टेंस है, यहाँ पे O पॉइंट है बेटा। O पॉइंट से जो आपका ये जो पॉइंट बनता है बेटा, डजंट मैटर ब्राइट बनता है, डार्क बनता है, कैसा भी बनता है, इस पॉइंट को यहाँ पे जो स्पॉट मिलेगा, ये जो पैटर्न बनता है, एनर्जी का पैटर्न, एनर्जी का पैटर्न, इसको बोलते हैं फ्रिंज। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रिंज। ये जो पॉइंट मिल रहा है इसको फ्रिंज बोलेंगे। अब डजंट मैटर ब्राइट बने, डार्क बने, जो भी बने वो फ्रिंज कहलाएगा। ओके, इसको बोलते हैं फ्रिंज, ठीक है। तो बेटा दो वेव्स ले लो। सो द टू वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2 रीच एट पॉइंट P। ओके, विद, अगर पॉइंट P पर पहुंच रही हैं तो दो चीजें हो सकती हैं, विद सम फेज डिफरेंस, है ना, विद सम फेज डिफरेंस, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा। अब आप बोलोगे सर फेज डिफरेंस क्यों होगा बेटा? क्योंकि बेटा इसका देखो, इसका पाथ अलग है और इसका पाथ अलग है। अगर पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस होगा, अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी क्या होगा, 0। बोलो यस। मगर इसका पाथ देखो छोटा है, उसका पाथ बड़ा है, समझ गए ना। मतलब इसने ज्यादा रास्ता चला और इसने कम रास्ता चला, और सोर्स तो दोनों का एक ही है, सोर्स दोनों का एक ही है। दोनों यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये वाली रे और यहाँ से यहाँ तक ये वाली रे एक ही टाइम पे पहुंची होगी, क्योंकि जितनी दूरी D/2 है, जितनी दूरी D/2 है, मतलब दोनों पहुंची यहाँ पे। उसके बाद इसको कम रास्ता चलने को मिला, इसको ज्यादा रास्ता चलने को मिला, तो दोनों का पाथ डिफरेंस तो है, और पाथ डिफरेंस है मतलब इनमें क्या है, फेज डिफरेंस। क्या है बेटा? फेज डिफरेंस। तो चलिए पाथ डिफरेंस कितना पहले निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे द वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2 रीच एट पॉइंट P with some phase difference, with some phase difference, therefore there would be some path difference। वहाँ पे कुछ path difference होगा ही होगा। अब वो path difference क्या होगा बेटा? साफ दिख रहा है। path difference मतलब रास्ते का अंतर। तो path difference को अपन किससे शो करते हैं बेटा? डेल्टा से। किससे शो करते हैं? डेल्टा से। डेल्टा इक्वल टू S2P बड़ा वाला रास्ता, S2P माइनस छोटा वाला रास्ता S1P। बेटा हमें ये निकालना है, इस डेरिवेशन में हमें ये निकालना है, S2P माइनस S1P। बेटा आया समझ में कि नहीं आया? ये निकालना है। अच्छा दूसरी बात मैं बता दूं आपको, ये जो एक्सपेरिमेंट है, आपको अभी लग रहा है ये बहुत हाइट में बन रही है, ये दूर है बहुत। बेटा ये एक्सपेरिमेंट बहुत छोटे में होता है। मतलब आपको मैं ये बताऊं कि इसमें और इसमें कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट में भी हमें कुछ कंसिडरेशन ले करके चलेंगे, अभी देखना कैसे। फिलहाल यहाँ पर अपनी बात रुकी थी कि अपन को क्या निकालना है, S2P माइनस S1P। इसको निकालने का तरीका क्या है बेटा? इसको निकालने के लिए मैं नीचे लिख देता हूँ बेटा, अपन को चाहिए क्या? अपन को चाहिए डेल्टा। डेल्टा मतलब पाथ डिफरेंस, एंड पाथ डिफरेंस इक्वल टू S2P माइनस S1P। हमें यही चाहिए ना? यस कि नो? ठीक। अब बेटा हमें ये चाहिए, तो हम इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम के कंसेप्ट का यूज करते हैं। बेटा S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, ये कहाँ से आ गया बेटा? S2P स्क्वायर। देखो S2P का स्क्वायर हाइपोटेनस है कि नहीं है? ये राइट एंगल में हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस तो बेटा D है। बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को अपन बोलते हैं Y। क्या बोलते हैं बेटा? Y, हाइट ऑफ फ्रिंज। समझ गए ना? मतलब जो भी फ्रिंज बनता है उसकी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को Y, वहां तक की डिस्टेंस को इसे Y बोलते हैं। तो बेटा देखो परपेंडिकुलर प्लस बेस, बेस तो हो गया कितना? कैपिटल D,
और बेटा ये y है और ये नीचे वाला क्या है बेटा d/2, ये देखो है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा d² प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल D² प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। होगा कि ना होगा, होगा ना बेटा, प्लस ना माइनस, ये वाला माइनस S1p। फिर से बेटा ये देखो S1p, ये वाला हाइपोटेनस, तो इसका वाला बेस कितना है बेटा, कैपिटल D है कि नहीं है। तो लिखेंगे कैपिटल D का स्क्वायर प्लस इसका परपेंडिकुलर। देखो बेटा ये y था टोटल यहाँ तक, d/2 कट लिया, ऊपर कितना बचा बेटा बोलो, y माइनस d/2 बचा ना। तो ये y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। आया समझ में बेटा। इसको ओपन करोगे a प्लस बी a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी a माइनस b। तो क्या बनेगा, ये S2p प्लस S1p एंड S2p माइनस S1p। समझ गए। चलो इसको ओपन कर दो बेटा, क्या हो गया, ये d² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलता है, क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा बेटा y² प्लस d²/4 प्लस 2 इंटू y इंटू d/2। बोलो यस बेटा। इसको ओपन करो, ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का टैग हो जाएगा, माइनस d² हो जाएगा ना, माइनस d²। बेटा इसको ओपन करोगे तो ये माइनस का y² और माइनस इसका और एक और इसका माइनस माइनस प्लस 2y d/2 और प्लस d/2 का स्क्वायर जो खुलेगा वो माइनस होकर के निकलेगा d²/4। बोलो आया समझ में, नहीं आया बेटा। जो कट रहा है काट दो, d² से d² कैंसिल, y²/4, y² से y² जाएगा, हाँ जाएगा, y² कैंसिल, d²/4 से d²/4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मतलब y इंटू डी, y इंटू डी, हाँ स्मॉल d, y इंटू डी, y इंटू डी। बेटा सॉल्व कर रहा हूँ, S2p प्लस S1p रख दो, S2p प्लस S1p मल्टीप्लाइड बाई, बेटा ये क्या है देखो, पाथ डिफरेंस डेल्टा है कि नहीं है, इक्वल टू कितना हो गया बेटा, देखो YD प्लस YD, 2 स्मॉल y स्मॉल d हुआ ना बेटा। S2p S1p। अब एक बहुत खतरनाक वाला यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मान के चलना है, जो बात हजम नहीं होती है बेटा। S2p और S1p, ये स्लिट बहुत पास में है, ये स्लिट बहुत पास में, और इतना जो हाइट आपको दिख रही है ना, ये बहुत हाइट ऊपर नहीं होती है, मिलीमीटर में होती है, मतलब इतने से में। तो मतलब ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट है कि ये पर्दा है, ये कैपिटल D है और सारी की सारी चीज यहाँ पे हो रही हैं। तो बच्चों S2p भी यही हो जाएगा, S1p भी यही हो जाएगा लगभग, और ये D के इक्वल है, तो क्या इसको भी तो D ले सकते हो ना, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, मतलब ये बहुत छोटा है, तो S2p भी D के इक्वल और S1p भी किसके इक्वल, D के इक्वल। समझ में आया कि नहीं आया, एलिस नहीं आया समझ में बेटा। ये S2p है, ये इसके इक्वल ले लो, D के इक्वल, और S1p है, ये भी इसके इक्वल ले लो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही कम जगह पर होता है, बहुत ही छोटी जगह पे। तो इसकी जगह भी D आ गया, इसकी जगह भी D आ गया, कौन सा, कैपिटल D। समझ में आया। तो 2D मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा इज इक्वल्स टू 2y स्मॉल d। बोलो यस। यहाँ लिख देता हूँ बेटा मिटा करके, क्या लिखा मैंने, 2D मल्टीप्लाई बाई डेल्टा इक्वल टू 2y स्मॉल d। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, डेल्टा इक्वल्स टू YD अपॉन कैपिटल D। ये देखो बेटा, ये क्या आ गया, पाथ डिफरेंस कितना आ गया बेटा, डेल्टा इक्वल टू YD अपॉन स्मॉल d। बोलो बनेगा। अब यहाँ तक इसको पकड़ के रखो, अब इसके आगे अपन चलेंगे, ठीक है ना। डेल्टा इक्वल टू YD अपॉन स्मॉल d, नोट करो बेटा, इसको बढ़िया से नोट करो, अच्छा बनाओ डायग्राम सुंदर, और नोट करो। सॉरी बच्चों, YD अपॉन कैपिटल D बोलना था, YD अपॉन स्मॉल d बोल गया, Y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D होगा। बच्चों तो ध्यान क्या रखना, आगे बढ़ने के पहले आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों वेव में जो रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस आया है, अगर वो y हाइट पर मीट कर रही हैं ओरिजिन से, अगर y हाइट पर मीट कर रही हैं, तो उनका पाथ डिफरेंस डेल्टा कितना आया है, YD/D। अब आइए हम इसमें केस अप्लाई करते हैं कि तुम कंस्ट्रक्टिवली मीट करोगे या डिस्ट्रक्टिवली मीट करोगे, ठीक ना।
तो कंस्ट्रक्टिव मीट करने के और डिस्ट्रक्टिव मीट करने के हम केसेस अप्लाई करेंगे। पाथ डिफरेंस कितना आ गया, y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, याद कर लो y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ये आ गया मेरे पास पाथ डिफरेंस, डेल्टा इज इक्वल टू y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, ये पाथ डिफरेंस है, ठीक है ना। अब चलिए, अब यदि कंस्ट्रक्टिव मीट कर रही होती, स्लिट थी यहाँ पे, चलो कोई नहीं, यदि कंस्ट्रक्टिव मीट कर रही होती, यहाँ पे y पोजीशन है, तो कंस्ट्रक्टिव, अगर कंस्ट्रक्टिव मीट करती तो यहाँ पे जो फ्रिंज बनता वो कैसा बनता बेटा, ब्राइट। तो कंडीशंस जो लगाएंगे हम किसके लिए लगाएंगे, ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो ब्राइट फ्रिंज यदि हम लगाएंगे तो हमें y की जो वैल्यूज निकलेगी वो किसकी पोजीशंस होंगी, ब्राइट फ्रिंज की। तो हेडिंग डालिए पोजीशन, फॉर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, फॉर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। हाँ, FRINGE S बेटा, फ्रिंजेस लगा दो क्योंकि एक नहीं बनती, बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। फॉर द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। आइए ब्राइट फ्रिंजेस की बात करते हैं। तो बेटा ब्राइट फ्रिंजेस में आपको याद होगा, ब्राइट फ्रिंजेस में कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव, कल बताया था मैंने। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो बेटा जो पाथ डिफरेंस होता है वो याद होगा आपको, वो लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल मैंने बताया था 2n, याद आया रटने का तरीका। लैम्डा बाई 2 का कौन सा मल्टीपल, इवन 2n। बेटा एक्चुअली इसको कैंसिल कर देता, होता तो n लैम्डा है, बट याद रहे तभी तो अच्छा है। तो लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल n लैम्डा, क्योंकि अगले में ऑड आएगा, इसलिए इवन ऐसे लैम्डा बाई 2 का इवन और लैम्डा बाई 2 का ऑड, सुखी रहने के तरीके, ये n लैम्डा, ठीक है बेटा। तो n लैम्डा किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस ऐसे इक्वेट करा दे बेटा, तो चलो इक्वेट करा देते। तो n लैम्डा उल्टा लिखता हूँ बेटा, y d स्मॉल d कैपिटल D इक्वल टू n लैम्डा, n लैम्डा। ओके, वेयर n क्या होता है बेटा, कान में फूंक रहा हूँ आपके, n होता है इंटीजर। n क्या होता है बेटा, इंटीजर, समझ गया ना। इंटीजर तो होते हैं बट n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। ओके, n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, क्योंकि n लैम्डा कल मैंने बताया था कि n लैम्डा जो होता है, n कल जब आया था तो याद करो n की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इवन मल्टीपल 2n पाई से हुई थी, याद है। तो जो पहला आता था n इक्वल टू 1 पर क्या होगा 2 पाई, तो इंटीजर ना लिखो, बेहतर है n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करो, सॉरी पहला आता था cos फाई एंगल इक्वल टू 2n पाई, और पहला एंगल n इक्वल टू 0 के लिए क्या आता था, 0। पहला एंगल n इक्वल टू 0 के लिए क्या आता था, 0 डिग्री, याद आया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो n इक्वल टू 0 है, इंटीजर लिखना अच्छी बात नहीं यहाँ पे है, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर आएगा तो इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, अब नेगेटिव में नंबर थोड़े ना जाएंगे फ्रिंजेस के, यस। तो बेटा n इक्वल टू 0 1 2 3, n इक्वल टू 0 1 2 3, मतलब y d अपॉन d इक्वल्स टू क्या, n लैम्डा। अब आप अलग अलग रखोगे तो आपको अलग अलग y मिलेंगे, आपको अलग अलग y मिलेंगे। तो इसको अपन क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। तो y इक्वल टू कितना हो गया, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये क्या है बेटा, y क्या थी, पोजीशन थी। अब किसकी पोजीशन बनेगी, ये पोजीशन बनेगी nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, किसकी, nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। समझ में आया ना बेटा, nth ब्राइट, ब्राइट क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव, और y क्या थी, पोजीशन। तो अब ब्राइट फ्रिंज कहाँ कहाँ बनती, चलो लेते जाओ बेटा। पहला n इक्वल टू क्या अलाउ करता है बेटा अपन को, 0। तो फर्स्ट n इक्वल टू 0 अलाउ करता है, तो बेटा y0 पहला जो फ्रिंज बनेगा कहाँ पे मिलेगा बेटा, n की वैल्यू 0 रखो, तो 0 इंटू समथिंग सब कुछ क्या हो गया बेटा, 0। मतलब पहला जो ब्राइट आपको मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, एकदम सेंटर पे, कहाँ पे मिलेगा। और आपको याद होगा कल मैंने जब मैच कराया था इसे, 2 सोर्सेस, याद आया। तो जो सेंटर से गया था वो क्या मिला था, कंस्ट्रक्टिव ब्राइट वाला। फर्स्ट ब्राइट आपको मिल गया 0 पे, y इक्वल्स टू 0 पे। सेकेंड ब्राइट उसको कहाँ मिलेगा बेटा, n इक्वल्स टू 1, y1 इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, सेकेंड ब्राइट। अरे n की वैल्यू 1 रख दो, सेकेंड ब्राइट आ गया, सेकेंड ब्राइट आ गया, मतलब पहला ब्राइट सेंटर पे मिल गया, सेंटर के ऊपर लैम्डा D अपॉन स्मॉल d, समझ गया ना बेटा, लैम्डा D बाई स्मॉल d। थर्ड ब्राइट कहाँ मिलेगा बेटा, n इक्वल टू 2, ये पहला सेंट्रल ब्राइट मिल गया,
सेंटर के बाद पहला मिल गया, ये सेंटर मतलब फर्स्ट ही हुआ, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड नंबर का ब्राइट है, तो हो रहा है थर्ड, बट पुट कर रहे हैं 2, क्योंकि गिनती कहाँ से स्टार्ट हो रही, 0 से ना, एक कम ही चलेगा। तो y2 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, n की जगह 2 लैम्डा d बाई डी, मतलब ये बिल्कुल बराबर चल रहा है एकदम। अगला ब्राइट यहाँ पे मिलेगा बेटा आपको, फर्स्ट 0 पे मिला, फिर लैम्डा d बाई डी, मतलब बिल्कुल इक्वल गैप में आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। क्यों, इसका 1 था, आगे 2 लैम्डा डी बाई डी हो गया ना, उतनी का तो फर्क आया, 2 लैम्डा डी बाई डी। अगला कहाँ पे मिलेगा बेटा, 3 लैम्डा डी बाई डी, आया समझ में? हाँ, 3 लैम्डा डी बाई डी। इसी तरीके से जो nth ब्राइट फ्रिंज मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, यहाँ n रख दो, n लग दो, तो बेटा yn nth ब्राइट फ्रिंज यही तो है, n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। बेटा आया समझ में, ये nth ब्राइट फ्रिंज मिल गया, खुश, ये nth ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, तो nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है। अब आपको क्वेश्चन में कभी भी पोजीशन दे सकता है, पोजीशन देके वेवलेंथ पूछ लेगा, दोनों स्लिट के बीच की दूरी पूछ लेगा, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकता है बेटा। ओके बेटा, ये हो गया। तो ये तो बात कर ली बच्चे लोग हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कौन सी फ्रिंजेस बनेंगी बेटा, डार्क। आओ पता लगाते हैं डार्क कहाँ पे बनेंगी, है ना। डार्क के लिए कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कल कितना बनाया बताया था बेटा, लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल, यानी 2n+1 लैम्डा बाई 2। यहाँ क्या था 2n लैम्डा बाई 2, और कल वहाँ पे क्या था 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो लिखो फॉर, अगर पी पर डार्क फ्रिंज बनती है, फॉर डार्क फ्रिंज FRINGE, जेडी तो नहीं होता, नहीं JGE, फॉर डार्क फ्रिंज एट पॉइंट P, अगर पॉइंट P पर आपकी डार्क फ्रिंज मिल रही है तो बेटा पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू होना चाहिए 2n+1 लैम्डा बाई 2, यानी ऑड मल्टीपल लैम्डा बाई 2 की। ओके, 2n+1 लैम्डा बाई 2। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से, जहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट होगा, n इक्वल्स टू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 रखते जाओ डॉट डॉट डॉट, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अपन ने जो पाथ डिफरेंस निकाला था एक्चुअल अपने एक्सपेरिमेंट में, वो कितना आया था, YD बाई डी, YD बाई डी। तो बेटा y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। सही करो बेटा इसको, y तो कितना आ जाएगा 2n+1 लैम्डा, 2n+1 बाई 2 लैम्डा d बाई डी। देखो क्या फर्क आया, वहाँ पे आया था n लैम्डा d बाई डी, यहाँ पे 2n+1 बाई 2 लैम्डा d बाई डी। समझ में आया, 2n+1 बाई 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये आ गया बेटा। ये क्या है बेटा, ये पोजीशन है, किसकी है, डार्क फ्रिंज की, डार्क फ्रिंज की पोजीशन है, ठीक है ना। क्लियर हुआ बेटा। हाँ, जरा देखो बेटा क्या है, क्या हाल हो रहे थे इसके। बेटा सेंटर में क्या मिल रहा था, ब्राइट 0 पे। अगला क्या मिल रहा था बेटा, y1 कहाँ पे मिल रहा था बेटा, लैम्डा d अपॉन स्मॉल d पे। याद आया बेटा, मतलब ये पहला ब्राइट और ये दूसरा ब्राइट, लैम्डा d बाई डी पे, ठीक है ना। हाँ, ये मिल गया। अब देखो बेटा यहाँ पे निकालते हैं अपन डार्क फ्रिंजेस। तो फर्स्ट निकालते हैं n इक्वल टू 0, पहला डार्क फ्रिंज। बेटा 0 पुट करो, 2 × 0 0, 0+1 कितना 1 बाई 2, मतलब लैम्डा y फर्स्ट मिलेगा जो आपको y0 वाला मिलेगा। y0 कहाँ पे मिलेगा बेटा, लैम्डा कैपिटल D अपॉन कितना बेटा 2D, लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D। आया ना समझ में, लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D, ठीक है। तो देखो बेटा क्या सीखने को मिल रहा है, पहला ब्राइट 0 पे, दूसरा ब्राइट लैम्डा d बाई डी पे। बेटा लैम्डा d बाई 2D बिल्कुल इसका बीच का ही तो होगा, आधा ही तो है, 2 ही तो आया नीचे, तो बिल्कुल बीच में आपको क्या मिलेगा, डार्क। क्या मिलेगा बेटा, डार्क। तो मैं ब्राइट को अगर ऐसे गोले बना दूं, ये चमकदार गोले, तो डार्क को तो काला बनाएंगे ना, समझ में आया। मतलब दो ब्राइट के बीच में एक डार्क है, दो ब्राइट के बीच में क्या है, एक डार्क है, ठीक है ना। अगला देखो बेटा y1,
अगला ब्राइट कहाँ पे मिला था आपको याद दिला दूं, y इक्वल टू n इक्वल टू 1 के बाद 2 रखा था आपने, फर्स्ट 0 पे फिर 1 फिर 2 रखा था, तो क्या आया था 2 लैम्डा d बाई डी, ये आया था अगला वाला ब्राइट। अब डार्क देखना बेटा, y1 n इक्वल टू 1 पे जो सेकेंड डार्क आपको मिलेगा, कहने को 1 है बट सेकेंड डार्क है, कहाँ पे मिलेगा बेटा, n इक्वल टू 1 रखो, 2 प्लस 1 2 या 2 प्लस 1 कितना 3 बाई 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 बाई 2 मतलब 1.5, 3 बाई 2 मतलब 1.5 कहाँ आता है 1 और 2 के बीच में, 3 बाई 2 मतलब 1.5 हुआ ना, तो 1.5 कहाँ आएगा, 1.5 आएगा 1 और 2 लैम्डा डी बाई डी के बीच में, मतलब यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, यस। क्लियर हो रहा है बेटा, ये मिल गया आपको सेकेंड डार्क, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट और सेकेंड वाला आ गया, कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। n इक्वल्स टू 2 थर्ड वाला, y2 इक्वल टू बेटा 2 पुट करो, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 बाई 2 ढाई पोजीशन पे लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ओके नहीं है समझ में, क्लियर। एंड yn यही है nth डार्क जो आपको मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, नोट कर लो, ये हो गया, क्लियर हुआ। अब निकालते हैं बेटा, अगला है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, लिखिए हेडिंग डालिए एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो एक्सप्रेशन फॉर डार्क फ्रिंज विड्थ। अब मैं रफ कर रहा हूं यहां से, ये कोई काम का नहीं मेरे। एक्सप्रेशन फॉर डार्क फ्रिंज विड्थ, बेटा आपने क्या देखा स्क्रीन पे, पहला आपको मिला ब्राइट, ये दूसरा मिला आपको ब्राइट, और दो ब्राइट के बीच में क्या बैठा होगा बेटा, एक डार्क, बोलो बेटा, दो ब्राइट के बीच एक क्या बैठा होगा, डार्क। तो यदि मैं इन दोनों की पोजीशन को माइनस कर दूं तो मेरे पास डार्क ही तो आ जाएगा, मतलब y1 माइनस y0 कर दूं, ये y1 है ये y0 है, y1 और y0 का डिफरेंस में कौन बैठा होगा, डार्क बैठा होगा, बोलो हाँ। अगर ये पसंद नहीं है तो अगला जो आपका ब्राइट आएगा क्या मिलेगा, y2, तो y2 में से y1 माइनस कर दो इसी को, तो y2 माइनस y1 कर दो तो भी डार्क की चौड़ाई आ जाएगी, क्योंकि y2 और y1 के बीच का गैप कौन भर के बैठा होगा, डार्क। नहीं आया समझ में बेटा, y1 कितना है, y1 है देखो यहाँ से, ये लैम्डा डी बाई डी, और y0 कितना था, 0, आंसर कितना आ गया बेटा, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी आया। और इससे देखना है देखो y2 माइनस y1 कितना है बेटा, 2 लैम्डा डी बाई डी, y1 कितना है बेटा, लैम्डा डी बाई डी, दोनों को माइनस कर दो बेटा, कितना आएगा, लैम्डा डी बाई डी। समझ में आया, आ गया, तो ये बेटा हो गया क्या, डार्क फ्रिंज की विड्थ, डार्क फ्रिंज की विड्थ। बट अपन जनरल फॉर्म में डेवलप कर रहे हैं, तो जनरल फॉर्म में डेवलप करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, आपको चाहिए है डार्क फ्रिंज की विड्थ, तो बीटा डार्क, कैसे लिखते हैं बेटा, डार्क फ्रिंज को बीटा डार्क या बीटा डी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बीटा से शो करते हैं फ्रिंज विड्थ इक्वल टू, कैसे निकलेगा, डार्क कहाँ होगा, डार्क होगा दो ब्राइट के बीच में, दो ब्राइट के बीच में, तो दो ब्राइट में nth ब्राइट का है अपने पास, ये वाला है nth ब्राइट, तो आप एक काम करो, n के आगे वाले से n को माइनस कर दो, यानी कि yn प्लस 1 माइनस yn, बात तो वही हुई ना, अरे n के आगे वाला मतलब ऊपर वाला माइनस पीछे वाला, क्लियर हुआ ना। तो yn प्लस 1 कितना आएगा बेटा, n प्लस 1 लैम्डा डी बाई डी, क्योंकि n की जगह n आता है, तो n प्लस 1 में क्या आएगा बेटा, n प्लस 1 लैम्डा डी बाई डी, बोलो यस, माइनस nth वाली पोजीशन तो यही है, n लैम्डा डी बाई डी, बोलो हाँ बच्चों। तो बेटा माइनस कर दो, ये कॉमन ले लो सबसे पहले, तो लैम्डा डी बाई डी अपन ने कॉमन ले लिया, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, n प्लस 1 माइनस n से n कैंसिल, आंसर कितना आ गया, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, यही तो आ रहा था पहले भी, दोनों का गैप, समझ में आया ना। तो लिख लो बेटा बीटा डार्क, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई जो है दैट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, नोट कर लो इसको। क्लियर हो रहा बच्चों, ये कांस्टेंट आ रही है, मतलब हर दो ब्राइट के बीच में फिक्स विड्थ का डार्क बैठा हुआ है,
एकदम फिक्स विड्थ का। क्लियर हुआ ना? डन। चलिए अब निकालते हैं अपन एक्सप्रेशन फॉर ब्राइट फ्रिंज विड्थ, ठीक है ना, ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई। तो ब्राइट फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे ये देखो भाई। ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कैसी होगी? दो डार्क हैं यहाँ पे, ये एक डार्क है, ये दूसरा डार्क है, इसके बीच में कौन बैठा हुआ है? ब्राइट, ठीक है ना। तो किन्हीं भी दो डार्क को माइनस कर दो। वैसे तो आप किसी को भी माइनस कर सकते हो, बट अपन स्टैंडर्ड वे में कैसे करेंगे बेटा? अपन एक काम करते हैं, दैट इज इक्वल टू वाई, मतलब बीटा ब्राइट, बीटा ब्राइट है ना, बीटा बी बोल सकते हो। पिछले वाले को बीटा डार्क बोला था, इसको बीटा बी बोल दो। बीटा बी इक्वल टू वाई एन वाला डार्क, एन वाला डार्क, एन वाले से नीचे वाला उसका क्या होगा? वाई एन माइनस वन, वाई एन माइनस वन, या एन प्लस वन में से एन माइनस कर दो और रिजल्ट सेम आएगा है। तो वाई एन बेटा क्या होता देखो, याद करो, एन वाला क्या होता है? 2n प्लस 1/2 लैम्डा डी वाई स्मॉल डी। याद आया? वाई एन में ये होता है, एन की जगह एन, अगले वाले में एन की जगह एन माइनस वन रख दो, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन माइनस वन माइनस प्लस 1/2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बेटा ये nth पोजीशन में n, n माइनस वंथ पोजीशन में n माइनस वन, सही है। लैम्डा डी बाई स्मॉल डी कॉमन, 2n प्लस 1/2 माइनस, बेटा इसको ओपन करो, एलसीएम तो 2 ही आएगा, यहाँ आएगा 2n माइनस 2 और प्लस का 1, सही है ना बेटा। लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, पूरे का एलसीएम कितना आ गया बेटा? 2। देखना ध्यान से, 2n प्लस 1, ये तो प्लस का माइनस का अटैक होगा, तो पहले ही देखो ये आएगा -2 प्लस 1, -1 बनेगा, और उस -1 को ये +1 कर देगा, और माइनस का 2n और प्लस का 1, 2n से 2n क्या हो गया बेटा? कैंसिल, और 1 प्लस 1 हो गया 2, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या फाइनली आपके पास? लैम्डा डी बाई डी। मतलब जो बीटा ब्राइट निकला है दैट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, और जो बीटा डार्क निकला था वो भी निकला था लैम्डा डी बाई डी, क्या डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। देखो बीटा डार्क भी तो ही निकाला था, बीटा डार्क लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। समझ में आया बेटा? क्लियर? तो ये क्या साबित हो रहा है यहाँ पे? ये साबित हो रहा है कि जितनी जगह डार्क लेगा उतनी जगह ब्राइट लेगा। समझ गए ना? मतलब ये इक्वी स्पेस्ड होती हैं, इक्वल स्पेस्ड होती हैं, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, अल्टरनेट क्रम पे और बिल्कुल इक्वल विड्थ के आपको फ्रिंजेस मिलेंगे। सो दिस एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ शो दैट द फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड इन द स्क्रीन। ये इक्वल स्पेस में स्क्रीन में होंगे। समझ में आया? अब इंटेंसिटी का ग्राफ बना लो बेटा। इंटेंसिटी ये रफ कर दूं। अब इंटेंसिटी का ग्राफ देख लीजिए। हाँ ये देखिए जी, इंटेंसिटी को आई से शो करते हैं। 0 पर क्या मिलेगा बेटा? इंटेंसिटी हाई होगी तभी तो ब्राइट मिलेगा। तो 0 पर इंटेंसिटी हाई, ये ब्राइट ले लीजिए। बोलो बेटा हाँ। अब इसके बाद इधर जाओ या इधर जाओ, ये क्या है बेटा? ये 0 पर इंटेंसिटी हाई है ना, मतलब यहां से यहां तक ये ब्राइट जोन है, इसके बीच में। फिर ये यहाँ पे क्या हो गया? एग्जैक्टली आके डार्क शुरू हो गया है, इंटेंसिटी लो हो गई, थोड़ा सा शार्प बन गया है, इतना शार्प नहीं बनता है। पहले मैं बना लूं, उसके बाद में मैं सारी बातें करूंगा, तब तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं अभी कंफ्यूज और कर दूंगा आपको। ओके सेम गैप रखेंगे यहाँ पे।
अब गैप बिगड़ गया। अब इतना चला लेना तुम लोग। ठीक है, ये देखिए 0 पोजीशन पर आपको क्या मिल रहा है बेटा, मैक्सिमम फर्स्ट ब्राइट सेंटर वाला, ठीक है ना। फिर अगला जो ब्राइट का पीक मिल रहा है आपको कितनी दूरी पे मिल रहा है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, समझ में आया ना। ये अगला ब्राइट का पीक मिला आपको। फिर इंटेंसिटी कंटिन्यूसली डाउन होती गई, डाउन होती गई, डाउन होती गई, डाउन होती गई। फिर आपको ये मिल गया डार्क। क्या मिल गया, ये डार्क। देखो बेटा ये पहला ब्राइट था, ये आपको मिला फर्स्ट डार्क। बिल्कुल जस्ट आधा कर दो, ये लैम्डा डी बाई डी है तो ये क्या होगा, लैम्डा डी बाई 2d। यस और नो, क्लियर हुआ ना। फिर ये लैम्डा डी बाई डी पोजीशन में मिल गई, इसकी पोजीशन को क्या बोलेंगे, लैम्डा डी बाई डी। इस पोजीशन को लैम्डा डी बाई डी बोलेंगे। यदि पोजीशन आप नीचे लिखो तो ज्यादा बेटर है। इस पोजीशन को लिखो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। क्लियर हुआ ना। इसके जस्ट आगे देखो ये क्या था, हाफ, ये हो गया 1 लैम्डा डी बाई डी। इसके बाद क्या आएगा, 1.5 1.5 यानी 3/2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी पे आपको फिर से क्या मिलेगा, डार्क। और इसके बाद फिर आगे चले जाओगे ऊपर तो ये कौन सी पोजीशन है, लैम्डा डी बाई डी इतना और लैम्डा डी बाई डी इतना। मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि मैं y की बात करूं तो ये क्या है, ये है 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। आ रहा समझ में, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा। 2 लैम्डा डी बाई डी में फिर से आपको क्या मिला, ब्राइट। फिर से क्या मिला, ब्राइट। फिर आपको डार्क मिलेगा। ब्राइट की इंटेंसिटी कम ना शुरू हुई, कम 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 होते होते एकदम क्या पहुंच गई, डार्क। फिर ब्राइट के डार्क की इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई। फिर आपको क्या मिल गया यहाँ पे, ब्राइट। समझ में आया। तो ये इंटेंसिटी का वेरिएशन है, ये इंटेंसिटी का वेरिएशन है। ये क्या है बेटा, कौन सी एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये वाई, ये दोनों है वाई एक्सेस। आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, अब निकालते हैं, एक केस डेवलप कर लेते हैं बेटा। कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, बना लो। अब देखो इस पे एक स्पेशल केस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। मान लो आपके पास जो दोनों इंटरफेरिंग वेव आई थी, ये जो मीट कर रही थी, इसका भी एम्पलीट्यूड था a sin ओमेगा टी और ये था a sin ओमेगा टी प्लस फाई। बोलो हाँ, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है। और कल मैंने आपको बताया था कि जो आई मैक्स होता है इट्स इज प्रोपोर्शनल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद आया, कल की क्लास पढ़िए भैया इसको यदि समझ में है। और आई मिनिमम इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर, दोनों बातें बताई थी। आई मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो दोनों वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या है बच्चे, a, दोनों सेम है। तो यहाँ पे जो होगा दैट इज आई मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू, बेटा हो जाएगा a प्लस ए का होल स्क्वायर। a प्लस ए कितना होगा बेटा, आई मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू a प्लस ए होगा बेटा 2a का होल स्क्वायर। तो 2a का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 4a स्क्वायर। क्या आएगा, 4a स्क्वायर। 4 गुना हो रहा है, समझ गए ना। a स्क्वायर के कितने टाइम्स हो रहा है, 4 गुना। क्लियर हुआ। इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी बढ़ रही है। अब मिनिमम की बात कर लेता हूं बेटा। देखो यहीं पे अगर दोनों वेव सेम है तो आई मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू a माइनस बी। फिलहाल दोनों वेव का अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो आई मिनिमम प्रोपोर्शनल टू क्या, 0 a माइनस ए का होल स्क्वायर। और 0 का होल स्क्वायर तो 0 ही होगा ना। क्या समझ में आ रहा है भाई, समझ में ये आ रहा है कि सारी जितनी भी डार्क फ्रिंजेस हैं इस कंडीशन में इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, 0। अगर इक्वल एम्पलीट्यूड है तो दोनों सेम पावर के पहलवान टकरा गए हैं
तो जहां जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी? जीरो, हमेशा नहीं जीरो होगी। समझ गए ना? हाँ, इस केस में क्योंकि सेम पावर के पहलवान है, मतलब हो गया क्या बेटा ऐसा, ये एक वेव आई सेम एम्पलीट्यूड की और ये एक वेव आई दूसरे एम्पलीट्यूड की। यहाँ पे देखो कैसा हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसने इसको डिस्प्लेसमेंट कैंसिल कर दिया, इसने इसका डिस्प्लेसमेंट कैंसिल कर दिया, तो यहाँ भी डार्क मिलेगा, यहाँ भी डार्क मिलेगा, तो जितनी प्लेसेस आएंगी उस समय इंटेंसिटी कितनी आएगी? जीरो। समझ में आया ना? तो इस पर्टिकुलर केस में ऑल द डार्क फ्रिंजेस हैव जीरो इंटेंसिटी, मगर इसका मतलब ही नहीं होता कि सबकी इंटेंसिटी हमेशा के लिए जीरो होगी। वो डिपेंड करता है कि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड कितना था। यहाँ पे दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम था, दोनों माइनस हो गए, माइनस होने के बाद आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है बच्चों, आई मिनिमम इक्वल टू जीरो और सब सेम इंटेंसिटी की मिलेंगी। अगला टॉपिक डालिए बच्चों, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड मतलब आपको ऐसा इंटरफेरेंस दिखे जो आपको समझ में आए, जो थोड़ा रुका हुआ हो, जो चीज सस्टेन करे, टिकाऊ। सस्टेन को हिंदी में बोलते हैं टिकाऊ। ओके, कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस। तो भैया पहले ही मैंने कल बताया था कि द टू सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट, द टू सोर्सेस प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस मस्ट बी कोहेरेंट। जो दोनों सोर्स हैं दोनों क्या होने चाहिए? कोहेरेंट। कोहेरेंट में फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, एम्पलीट्यूड नियरली सेम और फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या कांस्टेंट हो। समझ गए? सेकेंड पॉइंट, द टू इंटरफेरिंग वेव्स ट्रेन्स मस्ट हैव सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अभी जब मैं पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा द टू इंटरफेरिंग वेव्स मतलब इंटरफेयर करने वाली दो वेव्स जो हैं उनका सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए। अब मैं जब आपको पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा, अभी रट लो कि उनका सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए। ठीक है ना? सेकेंड, the two sources must be very close to each other and the pattern must be observed at larger distance to have sufficient width of the fringe d lambda by d। देख बेटा, अगर आपके पास b इक्वल टू है, बीटा इक्वल टू आ रहा है क्या? d lambda by d। बोलो हाँ। अगर तुमने पर्दे की दूरी बहुत कम ले ली, ये बहुत कम ले लिया, बहुत कम, तो फ्रिंज विड्थ क्या मिलेंगी आपको? बिल्कुल छोटी, पहचान ही नहीं पाओगे आप कि कहां पर क्या हुआ है। समझ गए ना? आपको फ्रिंज विड्थ इतनी पतली मिलेगी कि आपको डार्क ब्राइट का अंतर ही समझ में नहीं आएगा। एक तो वो ओवरलैप करती हैं, तो इसलिए अगर आपको बेहतरीन फ्रिंज विड्थ देखनी है, फ्रिंजेस देखनी है, तो इस डी को बढ़ा दो, इस डी को क्या कर दो? बढ़ा दो। समझ गए ना? और दूसरी बात, इस डी को घटा देना, मतलब क्या? दोनों सोर्स के स्लिट के बीच की दूरी, दो सोर्स थे ना, S1 और S2, इनके बीच की डिस्टेंस कम से कम ले लो। समझ गए? तो अच्छे फ्रिंज विड्थ के लिए ये ज्यादा होने के लिए स्मॉल डी क्या होना पड़ेगा? कम। समझ गए ना? तो द टू सोर्सेस मस्ट बी वेरी क्लोज, क्योंकि डी कम रहेगा तो सोर्स क्लोज रहेंगे। दो सोर्स थे ना, S1 S2, तो द टू सोर्सेस मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, एंड पैटर्न शुड बी ऑब्जर्व्ड, पैटर्न मस्ट बी ऑब्जर्व्ड एट ए लार्जर डिस्टेंस टू हैव ए सफिशिएंट विड्थ ऑफ फ्रिंज। समझ में आया? कैपिटल डी ज्यादा रहेगा, स्मॉल डी कम रहेगा। समझ में आया? और भैया एक और बात, सोर्स मोनोक्रोमेटिक ले लेना। सोर्स क्या ले लेना? मोनोक्रोमेटिक। नहीं तो 7 कलर ले लोगे तो अलग अलग कलर की फ्रिंजेस अलग अलग जगह बन जाएंगी, फिर तो कबाड़ा हो जाएगा, कबाड़ा। क्यों? बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, और लैम्डा आ रहा है। लैम्डा किसका फैक्टर? कलर का। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर की? लैम्डा, रेड कलर की। तो अगर रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रेड कलर की फ्रिंज सबसे चौड़ी बनेगी। समझ गए ना? फिर आपका ये रूल नहीं लगेगा कि इक्वल 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 विड्थ बनेगी। नो, सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे, रेड कलर की फ्रिंज सबसे चौड़ी, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, और सबसे कम किसकी बनेगी? विबग्योर में वी, पहला कलर वी, वायलेट। वायलेट कलर की फ्रिंज क्या बनेगी? सबसे पतली बनेगी। समझ गया ना? तो सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक, सोर्स मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, नहीं तो अलग अलग कलर की फ्रिंजेस आपस में ओवरलैप करेंगी। नेक्स्ट, द टू वेव्स मस्ट बी हैविंग सेम एम्पलीट्यूड फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस।
लगभग दोनों वेव के बीच में अगर आप बेटर कॉन्ट्रास्ट देखना चाहते हो, एकदम पिक्चर क्वालिटी शानदार वाली, तो आप जो दोनों वेव ले रहे हो लगभग लगभग सेम एम्पलीट्यूड की लो। देखो जैसे आपने सेम एम्पलीट्यूड लिया था ना, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आई थी 4a² के प्रोपोर्शनल, और मिनिमम कितनी आई थी 0। मतलब एकदम एक चकाचक है और एकदम एक गया, मर गया 0। तो आपको क्या बिल्कुल ब्राइट और डार्क एकदम शानदार पैटर्न मिलेंगे। समझ रहे हो ना, ब्राइट और डार्क एकदम कैसे पैटर्न मिलेंगे, शानदार। समझ गया ना, दोनों के एम्पलीट्यूड लगभग सेम ले लोगे तो क्लियर हुआ। अब एक का बहुत बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, एक का बहुत कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए बच्चा लोग अगला टॉपिक डालिए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन अभी क्या पढ़ा था, इंटरफेरेंस, लाइट का एक पॉइंट पे आना, दो वेव्स का एक पॉइंट पे आना, वही लाइट यानी वेव, दो वेव्स का एक पॉइंट पे आना, आकर के टकराना, और टकराने के बाद एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना। समझ गए ना, एनर्जी के रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कभी खुशी कभी गम, कहीं ज़्यादा कहीं कम। समझ गए ना, इंटेंसिटी बढ़ जाती थी, लाइट की एनर्जी बढ़ जाती थी, वो क्या कहलाता था, इंटरफेरेंस। अब पढ़ रहे हैं अपन डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, लाइट को अगर आप नुकीले स्पेस से, नुकीले जगह से, एजेस तीखे कोने जो होते हैं, शार्प एजेस में यदि लाइट टकराती है, तो लाइट जो होती है वो ऐसी जगह पे चली जाती है जहां उसको जाने की परमिशन नहीं थी, है ना। मतलब इसको बोलते हैं इंक्रोचमेंट। क्या बोलते हैं, इंक्रोचमेंट। हिंदी में बोलते हैं अतिक्रमण। अतिक्रमण। अपन ने अपने घर की नाली के ऊपर ही घर बनवा रखा है, नगर पालिका की नाली निकली है बाहर, उसके ऊपर भी अपन ने फर्श डलवा दी अपनी। दिस इज कॉल्ड इंक्रोचमेंट। जिस दिन बुलडोजर आएगा तोड़ के चला जाएगा, है ना। सो ये कहलाता है द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स। द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स एंड द इंक्रोचमेंट ऑफ लाइट विद इन द ज्योमेट्रिकल शेडो। मतलब जहां पे उसकी परछाई होनी थी। अरे भाई परछाई कहाँ पे बनती है, जहां लाइट नहीं जा पाती। ये मैं हाथ रख दूंगा, पीछे परछाई बन रही है, मतलब कैसे, मतलब लाइट उस बल्ब से आ रही है और बल्ब से मेरी लाइट जहां पे नहीं जा रही वहां पे क्या चली गई, परछाई। बट यदि मेरे हाथ के जो कोने हैं, एजेस हैं, बहुत नुकीले हो, बहुत शार्प, तो लाइट जो होगी वो उस एरिया में चली जाएगी जहां परछाई बनी थी। परछाई का एरिया मतलब ज्योमेट्रिकल शेडो। ज्योमेट्रिकल शेडो ऑन नॉन परमिटेड एरिया, जिसमें परमिशन नहीं थी लाइट को जाने की, बट लाइट उसमें चली जाए विद इन। ओके, सो इंक्रोचमेंट ऑफ लाइट विद इन द ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ ओपैक ऑब्स्टेकल्स। कौन सा ऑब्स्टेकल्स, ओपैक। भाई ट्रांसपेरेंट से तो पार हो ही जाएगी, यहाँ बात हो रही है ओपैक की, है ना। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। देखो बेटा कैसे होता है डिफ्रैक्शन, अपन देखते हैं। बेटा मान लो ये स्लिट रखी हुई है, एक ये और एक ये, और ये लाइट, ये सोर्स है बेटा लाइट का। अब लाइट चली बेटा, देखो ये वैसे तो लाइट जाएगी बहुत सारी, यहाँ भी टकराएगी 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 टकराएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि क्या है यहाँ पे कुछ रखा हुआ है स्टील का, कुछ धारदार चीज रखी हुई, स्टील की जो भी है। अब दूसरी देखो, ये दूसरा ये रखी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे है, ये टकराई, ये टकराई 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 टकराई, कुछ नहीं कर पाएगी। मेनली लाइट, ये स्क्रीन लगी हुई है, ये स्क्रीन है, लाइट का जो बनेगा पैटर्न, जो लाइट फैलेगी कहाँ से कहाँ तक फैलेगी, ये लास्ट तक। ये आया समझ में। अब आपको बहुत गौर से देखने की जरूरत है बेटा, ठीक है ना। ये जो लाइट है इसकी परमिशन थी कि तुम यहां से यहां तक ही आ सकते हो, यहां से यहां तक ही आ सकते हो, बट लाइट का कुछ पोर्शन, ये बहुत नुकीला वाला पार्ट है बेटा, देखो ये नुकीले वाले पार्ट से टकराया। जैसे टकराया तो लाइट को एक फिनोमेनन होती है कि लाइट अनपरमिटेबल एरिया, मतलब जहां नहीं जाना चाहिए उस एरिया में जा करके, ये देखो इतना पार्ट, और यहाँ कैसे लाइट टकराई, ये चली गई। ये वाला पार्ट क्या था बेटा, देखो नॉन परमिसिबल था कि ना था, बट यहाँ से लाइट हल्की सी बेंड हो गई, हल्की सी मुड़ गई टकरा करके, समझ गए ना।
और यहाँ पे भी लाइट जो थी ये टकरा करके इससे इस पार्ट में घुस गई। तो ये जो पार्ट है इसमें क्या कर गई, इंक्रोच कर गई। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये लाइट इंक्रोच कर गई। इस रीजन को आप एक्स का नाम दे दो, इस रीजन को आप वाई का नाम दे दो। क्लियर है ना? आ गया समझ में ना? मतलब ये जो रीजन था, इस रीजन में लाइट को आना नहीं था। यदि मैं फिर से डायग्राम बनाऊं, सोर्स है ये, थोड़ा यहां बनाता हूं, सोर्स है ये, ठीक है ना? ये स्क्रीन में बना दूं तो देख बेटा, ये हाँ नीचे तक जगह नहीं बची, क्या करूं? तो ये कौन सा एरिया था? परमिसिबल। कौन सा एरिया था? और इसमें लाइट को नहीं आना था और इसमें भी लाइट को नहीं आना था। बट लाइट यहां पे इस शार्प एज से टकरा के हल्का सा इंक्रोच करेगी। ये इंक्रोच कर गई इस शार्प एज से टकरा के। यहां भी लाइट, इस शार्प एज है जो, यहां भी इंक्रोच कर गई। कर गई ना? ये तो फुल टू ब्लैक है, यहां तो लाइट आई ही नहीं, तो फुल टू ब्लैक है। समझ गए ना? यहां तो लाइट आई ही नहीं है, ये तो पूरा ब्लैक है, ब्लैक पार्ट है जिसमें लाइट आ ही नहीं पाई, शेडो वाला रीजन है। तो मतलब ये भी पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकल शेडो में आ रहा था, ये भी पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकल शेडो में आ रहा था, मगर इतने पार्ट में ज्योमेट्रिकल शेडो का ये जो पार्ट है इसमें जिंदगी में बाहर आ गई। समझ गए ना? इसमें लाइट आ गई तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। ये किसका डिफ्रैक्शन है बेटा? स्लिट का। किसका डिफ्रैक्शन है? स्लिट का। समझ में आ गया? एक स्लिट का डिफ्रैक्शन है। अब दूसरा देख लो बेटा, अभी तो स्लिट का देखा, अब ऑब्स्टेकल का देख लो। किसका देख लो? ऑब्स्टेकल का। ये स्लिट का डिफ्रैक्शन था। दो तरीके के डिफ्रैक्शन अपन को देखने को मिल सकते हैं, एक स्लिट का, एक ऑब्स्टेकल का। ऑब्स्टेकल, स्लिट मतलब जो लाइट को पास होने दे, कुछ जगह दे। ऑब्स्टेकल मतलब जो लाइट को बिल्कुल पास ना होने दे, रुकावट। ये एक रुकावट है बेटा, ये सोर्स है। सोर्स से दो लाइट चली, ये एक चली। ये स्क्रीन बना दो समझने के लिए। ये यहाँ, ये यहाँ, बोलो हाँ, है ना? तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है ये कैसा वाला है? ब्लैक वाला रीजन। मतलब इसमें लाइट नहीं आ सकती है, लाइट नहीं आ सकती। बाकी जगह लाइट जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, इसमें लाइट जाएगी, लाइट जाएगी, लाइट जाएगी, लाइट जाएगी, इसमें लाइट जाएगी, नीचे तो पूरी लाइट जाएगी ना बेटा। बट यहाँ पे क्या रखा हुआ है? ये डंडा रखा हुआ है, जो भी है, ऑब्स्टेकल रखा हुआ है। मगर लाइट यहाँ से जाके टकराते ही थोड़ी सी अनपरमिटेड जोन में इंक्रोच कर जाएगी। देखो इसका रीजन कहाँ से बन रहा था? यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा था ना, मगर इतने जोन में लाइट घुस गई, ये अनपरमिटेड है। यहाँ देखो फिर से, ये टकराई, यहाँ इतने जोन में लाइट यहाँ घुस गई। बोलो यस। तो ये क्या बन गया? इसको मान लो x और इसको मान लो y। इसको बोलते हैं अपन डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्रैक्शन। समझ गए ना? x और y जो है ये डिफ्रैक्शन ऑफ द रीजन है, नोट कर लो। अब बच्चों हेडिंग डाल लीजिए, हमारे सिलेबस में है डिफ्रैक्शन बाय अ सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट से हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, सिंगल स्लिट। ओके, एक स्लिट ले लेंगे, उससे हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे अलग अलग एंगल्स पर। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट है। ओके, तो इसको फ्रेश माइंड में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।